नया ब्रांड शुरू किया है प्यारी सेंट्स के नाम से। क्या मार्केट गैप नजर आया? क्योंकि मुझे पता था कि मैं सैचुरेटेड मार्केट में स्टेप इन कैसे कर सकती हूँ, तो मैंने उसके अंदर जंप किया। मेरा जो इस टाइम माइंड है ना, मैं लोगों को सिर्फ शो ऑफ करके नहीं बेचना चाह रही। मैं परफ्यूम के बिजनेस को प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जा सकता प्राइस आपने है? 4 से 5 केस ऐसे थे जो ई कॉमर्स पे बिलीव नहीं करते थे। मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती। अब जो ई कॉमर्स है वो पूरे पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। फर्ज करें मेरा स्टोर जो है वो ठोकर पे है, समनाबाद से जो बंदा आएगा वो तो मुझे गालियां देता आएगा ना, इतनी दूर बना लिया, हम कैसे हैं। बजट का कितना % हिस्सा जो है मार्केटिंग पे लगाती है? 1 लाख है आपके पास, तो आपको उसमें से 10 से 15 हज़ार तो मार्केटिंग का बजट रखना चाहिए। लॉस फेस किया कभी? लॉस नहीं फेस किया किसी ने, तो वो बिजनेस ही कैसा हुआ। मुख्तलिफ ब्रांड सेल्स लगाते हैं, वो वाकई असली सेल्स होती है? कुछ बहुत बड़े ब्रांड हैं जिनका मैं नाम भी नहीं लूंगी, 13,000 की बेच होते हैं ना, तो वो सेल पे लोगों का दिमाग पड़ के वो 16,000 की बेचते हैं, उनकी बिक जाती है। आज सुनो पैसा पॉडकास्ट में ईमान अली हमारे साथ मौजूद है, जो कि प्यारी वॉल्स और प्यारी सेंट्स की CEO है। लास्ट पॉडकास्ट की तरह इस पॉडकास्ट में हमने उनसे जाना कि परफ्यूम्स का बिजनेस पाकिस्तान में कैसे किया जा सकता है, क्या परफ्यूम के बिजनेस के अंदर ग्रोथ है, परफ्यूम्स का बिजनेस पाकिस्तान के अंदर प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जा सकता है, बिजनेस रन करने के लिए पाकिस्तान के अंदर कंसिस्टेंसी कितनी जरूरी है, क्या बिजनेस की ग्रोथ इंटरनेट पे डिपेंड करती है, क्या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको मेंटरशिप की जरूरत है या आप खुद से भी कर सकते हैं, क्या उधार के पैसों से बिजनेस करना अक्लमंदी है, ये सब और बहुत कुछ इस पॉडकास्ट में, इस पॉडकास्ट को अंत तक क्लास में देखिए। मान वेलकम बैक टू सुनो पैसा पॉडकास्ट। लास्ट टाइम जब हमारे साथ थी तो प्यारी वॉल्स पे हमने डिस्कशन की थी, और इस बार अब आपने एक नया ब्रांड शुरू किया है प्यारी सेंट्स के नाम से। तो जो प्यारी सेंट्स आपने जो एक नया ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाया मार्केट में, क्या मार्केट गैप नज़र आया और क्या इससे आपको ज़रूरत फील हुई मार्केट के अंदर कि प्यारी सेंट्स को भी होना ज़रूरी है? इसमें थोड़ा सा जो सिनेरियो ना हमारे पास डिफरेंट है। बेसिकली हुआ ये था कि जब मैंने प्यारी वॉल स्टार्ट किया था तो तब मार्केट में प्यारी मतलब उस प्रोडक्ट का गैप था, लेकिन प्यारी सेंट्स की मार्केट ऑलरेडी सैचुरेटेड थी। लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि मैं सैचुरेटेड मार्केट में स्टेप इन कैसे कर सकती हूँ, तो मैंने उसके अंदर जंप किया और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रिस्पांस मुझे मिला कि आई वाज ओवरवेल्म्ड। और फिर उसने मुझे पुश किया कि मैं इसको करती रहूँ। तो फाइनली फिर मैंने एक ब्रांड लॉन्च कर ही लिया प्यारी सेंट्स के नाम से। प्यारी सेंट्स जो आपने ये कर रही हैं, इसको आप ऑनलाइन ही सेल कर रही हैं या ये कोई स्टोर्स भी इसके बनाए हुए हैं? किसको किस तरह आप लेके चल रही हैं? प्यारी सेंट्स बेसिकली स्टार्ट जो मैंने किया था वो ऑनलाइन से ही किया था, लेकिन क्योंकि मेरे पास स्पेस थी प्यारी वॉल्स के साथ, मतलब हमारी जो शॉप्स होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं, तो हम लोग उसके अंदर ही प्यारी सेंट्स का एक कॉर्नर बना देते हैं, जो कि कस्टमर को एक एक्सपीरियंस सेंटर मिल जाता है, वहाँ पे आके वो एक्सपीरियंस कर लेते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि जब आपकी प्रोडक्ट फिजिकल मार्केट में अवेलेबल होती है ना, तो लोग आपके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो हमने भी यही किया, फिर हम लोगों ने उसके साथ एक सेटअप कर लिया छोटा सा। कस्टमर जो प्यारी वॉल्स की शॉपिंग करने आते हैं वो प्यारी सेंट्स को भी एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमारे ऑर्डर्स वहाँ से भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेशुमार ऐसे डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो परफ्यूम्स ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, और वैसे अगर देखा जाए परफ्यूम एक ऐसी चीज़ है जो किसी के ना बड़ा एक क्रीप होती है एक चीज़, और वो सेंस किए बगैर, उसको फील किए बगैर कोई नहीं खरीदता। तो इस चीज़ को ऑनलाइन लेके आने में और इसके बाद इसके ऊपर सेल्स जनरेट करने में कितनी मुश्किल का सामना है? प्यारी वॉल्स का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट था। वो जो दिखता था वो बिकता था। जैसे आपने बात की कि परफ्यूम जब तक स्मेल नहीं करेंगे पता ही नहीं चलेगा क्या चीज़ है। तो ये सारा डिपेंड करता है आपके एड क्रिएटिव्स के ऊपर। अब मैं लोगों को अपनी जर्नी दिखा रही हूँ ना, मतलब प्यारी सेंट्स का मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। मैं उनको ये भी बता रही हूँ कि एक परफ्यूम बनता कैसे है और एक परफ्यूम बॉटल में कैसे जाता है। तो जो लोग समझदार हैं उनको पता है कि ये जिस तरह बना रहे हैं, जिस तरह पैकिंग कर रहे हैं, ऑब्वियसली इसकी लास्टिंग अच्छी होने वाली है। और दूसरा, मैं जो प्रोडक्ट्स सारी हैं वो इम्पोर्ट हमारी अपनी है अल्हम्दुलिल्लाह। जो ऑयल्स आते हैं वो हम लोग खुद मंगवाते हैं। तो इसकी वजह से जो है ना, मुझे अपनी प्रोडक्ट पे इतना कॉन्फिडेंस था और इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं उसको ऑनलाइन मार्केट में लेके आई हूँ। और इस वक्त प्यारी सेंट्स के कितने डिफरेंट सेंट्स हैं? प्यारी सेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह 50+ परफ्यूम्स के ऊपर काम करें, जिसमें हमारे पास फीमेल के लिए है, मेन के लिए है और यूनिसेक्स भी है। ओके। और जो आप ऑयल इंपोर्ट करती हैं, कहाँ से इंपोर्ट करती हैं, कहाँ से हमारे मंगाती हैं? ऑयल्स बेसिकली 2 जगह से इंपोर्ट होते हैं, फ्रांस और चाइना से। ओके। और इसमें देखिए अब इसमें इसके आगे एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है। ऐसे नहीं होता कि आपको नॉर्मली कोई बंदा मिल जाए वो आपको ऑयल इंपोर्ट करा दे, या आपको पता भी नहीं होता कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से नहीं। तो जब मैंने परफ्यूम का काम स्टार्ट करना था ना, तो मैं मार्केट बहुत ज़्यादा फिरी थी। मैं मार्केट घूमी थी कि मुझे कोई ऐसा वेंडर मिले जिससे मुझे एक लेजिट चीज़ मिले, एक ओरिजिनल चीज़ मिले। तो उसी के बीच में मेरा जो था एक ऐसे इंसान से रब्ता हुआ जो ऑलरेडी परफ्यूम इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। मैं उनको डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगी ऑब्वियसली, लेकिन वो काफ़ी बड़ा नाम है, वो ऑलरेडी परफ्यूम में काम कर रहे थे। मैंने उन्हें बोला कि मैं इस तरह से प्यारी वॉल्स कर रही हूँ और मैं जो हूँ ना अब परफ्यूम की तरफ जाना चाह रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारी तो बॉटलिंग भी हम लोग खुद मंगवाते हैं, पंप्स भी खुद मंगवाते हैं, ऑयल्स भी खुद मंगवाते हैं। तो फिर उनके साथ कोलैबोरेट करके मैंने जो है वो अपना एक ब्रांड उसको स्टार्ट किया। और ये जो आपने ब्रांड स्टार्ट किया प्यारी सेंट्स, इसके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट आपने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी थोड़ी, क्योंकि अब मार्केट अगर प्यारी वॉल्स के लिहाज से देखा जाए वो 5 साल पहले की इन्वेस्टमेंट थी। ये थोड़ी ज़्यादा है, मतलब आप कह लें कि 3
to 4 lakhs आपका इसमें लगता है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में मतलब कि अगर कोई बिजनेस करना चाह रहा है प्यारी सेंट्स का, अगर कोई कंपेटिटर बनना चाह रहा है तो कोई 3-4 लाख नहीं, रुपए ऐसी इन्वेस्ट बात करना नहीं है, आप पड़ेगा। 50,000 से मेरे माइंड में ये था कि मैंने बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ परफ्यूम्स रखनी है। सही है। लेकिन आप 3 से 4 से 5 भी स्टार्ट कर सकते हैं। कस्टमर को अगर आप एक ही चीज़ में इतनी अच्छी क्वालिटी दे दें, तो ऑब्वियसली 3 से 4 परफ्यूम अपने सिग्नेचर परफ्यूम बना के उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। और आप ये ऑयल इंपोर्ट करती हैं, उसके बाद क्या प्रोसेस है जो अच्छा, आप? मैं बता देती हूँ। ऑयल इंपोर्ट करने के बाद जो हमारा कंपाउंड होता है ना, उसको हम अल्कोहल में मिक्स करते हैं। ओके। ठीक है, कंसंट्रेशन लेवल्स होते हैं। मतलब मेरी कोशिश होती है कि मैं ऑयल ज़्यादा रखूँ। मतलब मुझे खुद पसंद है कि मैं अच्छी क्वालिटी दूँ। तो अगर हमारा 100 ml का परफ्यूम है, उसके अंदर मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं 40% ऑयल डालती हूँ और 60% अल्कोहल डालती हूँ। नॉर्मली जो है वो 25% लोग डालते हैं, 15% डालते हैं। लेकिन मेरा होता है कि मैं ज़रा ज़्यादा, क्योंकि मेरा ब्रांड स्टार्टिंग में और मुझे लोगों को यकीन दिलाना है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ। तो हम लोग ये करते हैं कि कंपाउंड को अल्कोहल में मिक्स करते हैं। उसके बाद उसकी एक अच्छी तरह मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग होने के बाद हम उसको जो है वो मैच्योर होने के लिए रख देते हैं कि अब परफ्यूम कुछ टाइम में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर मैच्योर होगा। जब वो मैच्योर होता है, फिर हम उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ये नहीं कि हमने परफ्यूम बनाया और हमने फ़ौरन बेच दिया, ऐसे नहीं अच्छा, होता। नॉर्मली जो परफ्यूम ब्रांड्स हैं और जो इस तरह के हैं वो एक बड़ी एक टैगलाइन अपनी साथ इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग लास्टिंग। तो वो परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग कैसे होता है? उसी परफ्यूम वैसे लॉन्ग होता है? बेसिकली होता ये है कि अगर कुछ जो ब्रांड्स हैं ना, वो यूँ करते हैं कि अगर उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, तो वो उन्होंने बनाया बेच दिया, क्योंकि उन्होंने अपने ऑर्डर्स ज़ाया नहीं करने होते। हम लोगों ने अपना स्टॉक ऑलरेडी बना के रखा होता है। एटलीस्ट 15 से 20 दिन एक टेम्परेचर पे हमारा परफ्यूम जो है वो मैच्योर होता है। उसके बाद हम उस परफ्यूम को डिस्पैच करते हैं। ओके। और अगर अब बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनका नाम जो बहुत अच्छी एडवर्टाइजिंग करें, लेकिन उनको कंप्लेन यही होती है कि जो उनकी परफ्यूम है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है और उनका रिपीटिंग कस्टमर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्यारी सेंट्स पे 60 to 70% रिपीटिंग कस्टमर है जब से मैंने काम शुरू किया है। ओके। लोग एक परफ्यूम मंगवा के टेस्ट करते हैं, उसके बाद वो अपनी वाइफ के लिए मंगवाते हैं, बहनों के लिए, भाइयों के लिए। तो मुझे ये ज़्यादा इससे पता चलता है कि मेरी प्रोडक्ट में कितना ज़्यादा कैलिबर है। अच्छा, वैसे पाकिस्तान की जो परफ्यूम की मार्केट है उसके अंदर ना बेशुमार सेलिब्रिटीज़ भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें आपके वसीम बदामी एक बड़े रिनॉन जर्नलिस्ट हैं, उसके अलावा हानिया आमिर हैं और शोएब मलिक हैं जो क्रिकेटर हैं। इवन दो अभी ये जो फैशन वॉक हुई थी हम ब्राइडल कटोर वीक की, तो उसके अंदर वसीम अकरम को भी उन्होंने एज अ शो स्टॉपर जुनैद जमशेद के परफ्यूम्स के लिए उन्होंने उसको सिलेक्ट किया और बड़ा। तो आप भी कोई इस तरफ कोई जाएंगे अपनी मार्केटिंग में या यू विल डू इट ऑन योर ओन? देखिए, बेसिकली होता क्या है, जब लोग इस तरह से करते हैं ना, तो वो उनका यूएसपी होता है। यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट या यूनिक सेलिंग पॉइंट। मेरा जो इस टाइम माइंड है ना, मैं लोगों को सिर्फ शो ऑफ करके नहीं बेचना चाह रही, मैं लोगों को एक लेजिट चीज़ बेचना चाह रही हूँ। मैं जिस इंप्रेशन के ऊपर काम कर रही हूँ ना, मैं लोगों को वो बता के दे रही हूँ कि अगर आप ये परफ्यूम बाय करें तो आप ये इस परफ्यूम का इंप्रेशन बाय कर रहे हैं। और कुछ ऐसी परफ्यूम है जो सेंट्स मैंने खुद बनाए हैं। मतलब जो मुझे परफ्यूम नोट्स अच्छी लगती थी, मैंने उनको मिक्स करवा करवा के एक स्पेसिफिक सेंट बनवाया। जिस तरह हमारे पास आ जाता है सेंट ऑफ हर के नाम से एक परफ्यूम है जो स्पेसिफिकली मैंने खुद बनाया, वो किसी का इंप्रेशन नहीं। इस तरह सेंट ऑफ हिम है। तो इस तरह की अब अगर हम किसी नाम को वो नाम के साथ इसलिए एसोसिएट करते हैं ताकि उनका एक जो करेक्टर बिल्ड हुआ हुआ है ना, उसको सोच के लोग परफ्यूम लें कि हाँ नहीं, हम ये परफ्यूम यूज़ करें, हम इसको सेल करें। मैं अगर करूँगी तो मैं फिर कुछ ईमान अली के नाम से करूँगी, लेकिन मैं वो ये नहीं करूँगी। मैं दिमाग में ये सोची थी कि मैं एक ऐसा परफ्यूम लॉन्च करूँ जिसका सेंट मैं खुद बनाऊँ, नोट्स खुद डिसाइड करूँ, उसके बेसिक नोट्स, मिडल नोट्स जो भी हैं वो मैं खुद डिसाइड करूँ। उसके बाद मैं उसको एक नाम दे दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम कह लें ग्रेस बाय ईमान अली। तो ये मतलब मैं वो बनाऊँगी तो वो बाय ईमान अली आएगा, वो ईमान अली परफ्यूम नहीं होगा। अच्छा, मैं पिछले दिनों ना एक परफ्यूम ब्रांड की ऑनलाइन एक ब्रांड है, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, बल्कि बेशुमार लोगों ने अब इस तरह काम शुरू कर दिया है। कुछ अर्सा पहले शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं 2 परफ्यूम्स को मिक्स लेयरिंग करता करते हूँ हैं वो, और जी। वो उसके बाद उसको मैं यूज़ करता हूँ और उसके बाद फिर हर दूसरे ब्रांड ने उसी को ही अपना जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया और उसको बेचना शुरू कर दिया। तो इसके पीछे आपको क्या रीज़न नज़र आती है कि ब्रांड्स ऐसा क्यों करते हैं और क्या मामला है ठीक है, इसके मैं पीछे? आपको बताती हूँ। बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट है आपकी, आप फ़र्ज़ करें, अगर आपने एक टिश्यू पेपर का बॉक्स भी बेचना है ना, अगर आप उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे ना, तो वो नहीं बिकेगा। एक हद तक आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग से बेच सकते हैं, लेकिन आपको मार्केटिंग उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब वो शाहरुख खान वाला जो था, मैंने अक्सर उसके एड्स देखे हैं। अब लोगों ने क्या किया, वही उनके इंप्रेशंस होते हैं ना, वो लोगों को कह के बेचना शुरू कर दिया कि जो शाहरुख खान लगाते हैं वो हमारे पास है। तो इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, उनके आर्टिकल्स बिक रहे हैं, लेकिन बुरी चीज़ ये है कि अगर वो लास्टिंग नहीं दे रहे, वो शाहरुख खान वाली, या अगर उसके कंपैरेटिव वो उनको एक ऐसी प्रोडक्ट नहीं दे रहे, तो वो लोगों के साथ ज़्यादती है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल इस कैलिबर की है कि वो शाहरुख खान की परफ्यूम से मैच करता है, तो आप ज़रूर बेचें। ईमान अली का वैसे गा रही है।
मैं करूँगी इंशाल्लाह, लेकिन अभी तो मेरा बिल्कुल स्टार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह विद अच्छा, टाइम। वैसे परफ्यूम के बिजनेस को प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जा सकता है? परफ्यूम के बिज़नेस को प्रॉफिटेबल कुछ 2-3 चीज़ों से बनाया जा सकता है। सबसे पहले जो आपकी सोर्सिंग है, हुँ, आपने उसको देखना है कि वो आपको किस प्राइस में पड़ रही है। उसके बाद आपने देखना होता है कि आप ब्रांडिंग कैसे कर रहे हैं, मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं एक प्रोडक्ट की। और तीसरी चीज़ सबसे ज़्यादा होती है ना कि प्राइस आपने या तो बहुत ज़्यादा नहीं रखनी होती कि एक बंदा ले ही ना आपसे, वो कि इतनी महँगी तो मैं ले नहीं सकता, या तो बिल्कुल कम नहीं रखनी कि आपको प्रॉफिट ही ना बचे और आप बस 100 ऑर्डर भी बेच लो तो पीछे आपको 10-10 रुपए बच रहे हो। तो इस तरह से आप प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते बिज़नेस को। अच्छा, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर ईमान, आपकी जिस तरह फ़ैन फॉलोइंग कुछ एक अरसे के अंदर एक बहुत ज़्यादा एक अच्छी आपने फ़ैन फॉलोइंग क्रिएट की इंस्टाग्राम पे और हुँ, हुँ। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे। तो आपको लगता है कि ये शायद आपके बिज़नेस का एक मार्केटिंग का राज़ था, या आप कोई और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी इस्तेमाल करती हैं अपने बिज़नेस को मार्केट करने के लिए? जब मैंने प्यारी वॉल स्टार्ट किया था तो तब लोगों को नहीं पता था कि ईमान कौन है, हुँ, बल्कि हुँ। पिछले 5 साल तक लोगों को नहीं पता था ईमान कौन है। ये तो बस मैंने रैंडमली डिसीजन लिया क्योंकि जब मुझे लगा कि लोगों को पता होना चाहिए कि एक वुमन ड्रिवन ब्रांड है, ये एक औरत ने बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई की सपोर्ट है मेरे साथ, लेकिन वैसे लोगों को पता बिल्कुल नहीं आइडिया था कि एक औरत भी जो है वो ब्रांड को इतना ऊपर लेके जा सकती है। तो तब मैंने कैमरे के सामने आने का वो था, उसको यूटिलाइज़ किया था। तो मतलब प्यारी वॉल्स में मेरा इन्फ्लुएंसिंग का कोई उसमें लिंक नहीं है, लेकिन प्यारी सेंट्स के अंदर है। जब मुझे लगा कि मैंने एक अच्छी ऑडियंस बना ली है जो मेरे ऊपर ट्रस्ट करती है और उनको पता है कि यार ये बंदी जो भी काम करेगी, ये दिखा के करेगी, ये सिखा के करेगी। तो हाँ, प्यारी सेंट्स में मुझे इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। कमिंग टू द बिजनेस, यू आर रनिंग मल्टीपल स्टार्टअप्स, अल्हम्दुलिल्लाह। जिसमें प्यारी वॉल्स है, प्यारी सेंट्स हैं और इस तरह के मेरा ख्याल है बेशुमार हुँ, और हैं हुँ। जो अभी तक मंजर आम पे नहीं आए लेकिन शायद आ जाएं जल्द। तो बिजनेस जब स्टार्ट किया और अब तक अगर आपको 5 या 6 साल हो गए, क्या 5 ऐसे सबक हैं जो आपने सीखे? सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये सीखी है कि कंसिस्टेंसी आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है? हम्म, आप कभी ऐसा होता है कि आपका ब्रांड जो है वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा होता, कभी ऐसा होता है कि आपका ब्रांड बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा होता है। अब हमारा जो बिज़नेस होता है ना वो सारा डिपेंड करता है इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट के मसले आगे पाकिस्तान में आपको पता है वैसे ही इतने ज़्यादा मसले हो जाते हैं। तो कुछ दिन होता है कि हमारे ऑर्डर 20-30 पे आए होते हैं अच्छा। और कुछ दिन होता है हमारा ऑर्डर 200, 300, 400, 500 पे गया होता है, हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म, तो इनके अंदर जो कंसिस्टेंसी रखनी होता है, दिल करता है कि बस गिव अप करो, बंद करो, पैसे ही नहीं आ रहा है, एम्प्लॉय को पैसे कैसे देने हैं, हम लोगों ने अपनी जो पूरी टीम रखी हुई है, हम लोग जो पैकिंग वाले हैं, सबको कैसे पैसे देने हैं। लेकिन फिर हम ये सोचते हैं कि अगर हमने बंद कर दिया तो उन बेचारों का तो वो स्टक हो जाएँगे ना बिल्कुल, वो इतनी देर से हमारे साथ किसी आस उम्मीद से लगे हुए हैं। तो ये चीज़ होती है, सबसे ज़रूरी होती है। उसके बाद आपके अंदर जो चीज़ होनी चाहिए ना, वो आपकी टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। अब देखिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 11 ब्रांड्स हम लोगों ने स्टार्ट किए, मैंने और भाई ने, जिसके अंदर से 4 से 5 जो हैं वो सक्सेसफुल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आहिस्ता-आहिस्ता हम उसको भी जो है ना वो करेंगे, सामने लेके आएँगे। तो अब बेसिकली होता है कि शुरू में मैंने क्या करती थी, मैं सारा टाइम प्यारी वॉल्स को देती थी। मुझे लगता था कि मैं प्यारी वॉल्स को नहीं दूँगी ना तो उसके साथ ज़्यादती है, क्योंकि वो मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है। तो मुझे लगता था कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता अब मुझे पता है कि मैंने कितना टाइम किस चीज़ को देना है, कितना टाइम किस चीज़ को देना है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो अपनी सेल्फ केयर होती है। अगर आपका दिमाग ही इतना ज़्यादा आपके अंदर चीज़ें भरी हुई हैं, आपके कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, उनको साइड पे रखें और बिज़नेस को साइड पे रखें। ये चीज़ मैंने लेट सीखी है, लेकिन मैंने सीख ली है कि आपने कभी भी किसी चीज़ को अपने बिज़नेस के अंदर नहीं आने देना। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आपके आपने बिल्कुल अच्छी बात की है कि पर्सनल लाइफ बिल्कुल। इट्स सेपरेट और बिजनेस लाइफ इट्स सेपरेट, और जो पर्सनल लाइफ के मसले हैं वो बिजनेस में नहीं कंपेयर लेके आने, और बिजनेस के मसले हैं वो पर्सनल लाइफ के अंदर उसको क्लैश नहीं करना। खैर ईमान, द थिंग इज़ के जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था अराउंड 5 years बैक, उसके बाद लास्ट टाइम आप आई थी, आप एक अच्छा ब्रांड रन कर रही हैं प्यारी वॉल्स के नाम से। तो प्यारी वॉल्स इस वक्त अब एक 4 महीने के अरसे के बाद वो कहाँ पे खड़ा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मैं एक नोन फिगर नहीं थी, लोग मुझे नहीं जानते थे, तब तक ब्रांड अच्छा चल रहा था, मतलब क्योंकि लास्ट टाइम ऑर्डर्स जब आ आप आई रहे थे। थी तब मेरा ख्याल आपका कोई फिजिकल स्टोर नहीं था, तब नहीं था। और अब एक था, लेकिन वो भी हम लोगों ने बंद कर दिया था, हम्म, कुछ इश्यूज़ थे हमारे। हम्म, अब जब मैं लोगों के सामने आई हूँ कि मैं ईमान अली हूँ और मैं प्यारी वॉल्स की फाउंडर हूँ, उससे मुझे मेरे बिज़नेस को इतना बूस्ट मिला है हम अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मतलब मैं बयान करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकती। क्योंकि बात ये होती है कि लोगों को पता होता है कि ये लड़की कर रही है और ये किस तरह कर रही है। मेरी जो वीडियोज़ होती हैं, कंटेंट होता है, उसमें मैं कहीं भी फ़िज़ूल हरकत नहीं करती कि मैं कहीं जा रही हूँ, खाना खा रही हूँ, ये वो नो, मैंने सिर्फ़ काम से काम बनानी है कि मैं आज इधर गई हूँ, आज हमने ये किया, ताकि लोगों को पता चले कि अगर वो बिज़नेस कर रहे हैं तो वो किस तरह कर रहे हैं। उसके बाद जो प्यारी वॉल्स को बूस्ट मिला है, हम क्या करते हैं, हम लोग जो मेरी वीडियोज़ होती हैं जिनके अंदर मैं प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो हम लोग उन्हीं के ऊपर एड्स लगाते हैं।
ताकि लोगों को ऑर्गेनिकली पता चले कि ये ब्रांड क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप कह लें कि 30 to 40% इंक्रीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑर्डर्स में आया उसके बाद। उसके बाद से हाँ आया। जी। अच्छा ईमान, हमारे पास ना आपके आपके लास्ट पॉडकास्ट अब तक ना हमारे पास कई ऐसे गेस्ट्स आए जिनको हमने इनवाइट किया, और उसमें से 4 से 5 गेस्ट ऐसे थे जो ई कॉमर्स पे बिलीव नहीं करते थे, और जो कहते थे कि ई कॉमर्स एक कोटिंग देम कि उनके मुताबिक ई कॉमर्स एक फजूल चीज़ थी। ई कॉमर्स एक ऐसी चीज़ थी जिसके ऊपर आप बिजनेसेस रिलाई नहीं कर सकते, और एक फ़िज़िकल स्टोर होना, एक फ़िज़िकल स्टोर ही बिज़नेस कहा जा सकता है, लेकिन ई कॉमर्स इज़ नॉट अ बिज़नेस। तो आप उन इस बात से इत्तेफ़ाक करती हैं या नहीं? मैं इससे बिल्कुल इत्तेफ़ाक नहीं करती। मैं आपको इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ। ई-कॉमर्स के थ्रू आप लोग एक वाइडर रेंज को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है? आप फ़र्ज़ करें यहाँ पे मेरा स्टोर है और यहाँ पे ई-कॉमर्स है। अब जो ई-कॉमर्स है वो पूरे पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। लाहौर में स्टोर है, वो सिर्फ़ लाहौर की उस स्पेसिफ़िक लाहौर के भी उस स्पेसिफ़िक एरिया तक को टारगेट कर रहा है। अब फ़र्ज़ करें मेरा स्टोर जो है वो ठोकर पे है। समनाबाद से जो बंदा आएगा वो तो मुझे गालियाँ देता आएगा ना, इतनी दूर बना लिया, हम कैसे आएँ? अब वही बंदा लाहौर में है, चाहे कराची में है, वो इधर से वहाँ पे ऑर्डर कर सकता है। पैसे बन गए ना मेरे। लेकिन वो उनका उनका कहना ये था कि जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट के मामलात हैं, आपका बिज़नेस कभी भी बंद हो सकता है ऑनलाइन। देखें, ये रिस्क फैक्टर तो आपके साथ होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बंद होने वाली बात नहीं होती। हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, इंटरनेट नहीं चलता, इंटरनेट ख़राब होता है, लेकिन ये बंद होने वाला तो अल्हम्दुलिल्लाह ना मैंने कभी ऐसा सुना है और ना ही इंशाल्लाह होगा। सो यू वुड प्रेफर ई कॉमर्स ओवर अब फिजिकल मैं स्टोर? येस आई प्रेफर दैट ऑल्सो। मैं ये भी प्रेफर करती हूँ कि एक हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए जिसके अंदर आपका कस्टमर को एक्सपीरियंस सेंटर मिलना चाहिए। छोटा सा बना लें, किसी भी बड़े मॉल में आप छोटी सी जगह लेके एक शहर में एक एक्सपीरियंस सेंटर बनाएं। उससे ये होता है कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। उनको पता है कि अगर मैंने ये चीज़ ऑर्डर करनी है, इन केस मुझे नहीं पसंद आई या इसको डैमेज है या कुछ भी है, तो वो जाके वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं कि भाई हमने ये आपसे मंगवाया था। हुँ। फर्स्ट ऑफ पहली जगह तो यही होना चाहिए कि आपकी जो कस्टमर सपोर्ट है ऑनलाइन टीम वही अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो किसी तरह कस्टमर को रिस्पांस नहीं मिलता या अल्लाह ना करे कोई मसला होता है तो उनके दिमाग में होता है कि हाँ भाई यहाँ शॉप है, हम यहाँ पे जा सकते हैं। तो अभी तक जो आपके फिजिकल स्टोर्स हैं वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ई कॉमर्स ई ज़्यादा जनरेट? कॉमर्स अल्हम्दुलिल्लाह। ई कॉमर्स ज़्यादा जनरेट कर रहा है। तो फिजिकल स्टोर्स जो हैं वो आपने मॉल्स वगैरह में कहीं खोले हुए हैं? फिजिकल स्टोर हम लोगों का जो प्यारी वॉल्स का है वो मेरा ख्याल है 2 लाहौर में हो गए हैं। एक हम लोग अभी आउट ऑफ सिटी करें, वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी क्योंकि मैंने अपने लोगों को भी बताया हुआ है कि ज़रा एक्साइटमेंट के लिए। तो वो हम लोग एक लाहौर से बाहर भी कर रहे हैं और उसके बाद मतलब इस तरह करते रहेंगे। लेकिन मॉल्स में नहीं है, हम लोग बेसिकली टारगेट करते हैं फुटफॉल वाले एरियाज़ को, ओके। ठीक है? जिसके अंदर ग्रोसरी स्टोर्स आते हैं, ठीक है? हुँ, वहाँ हुँ। पे हमें रिपीटिंग कस्टमर भी मिलता है। एक कस्टमर लेके गया, उसको चीज़ पसंद आई, अगले महीने आके दोबारा लेता है। तो हम लोग इस तरह के मॉडल्स को जो है ना वो टारगेट करते हैं। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली वो है मेट्रो वालों के साथ, ओके। हाउस ऑफ हबीब वालों के हुँ, साथ। हुँ। हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उनके जो मेट्रोज़ होते हैं, उनके अंदर हमें जो है वो अगर लोकेशन मिल जाए तो हम वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे आप कर रहे हैं, और ज़ाहिर-सी बात है उधर फुट फ्लो एक बड़ा बेहतरीन है, और बिल्कुल वहाँ ऐसे पे ही आपको। नेचुरल और ऑर्गेनिक फूड फ्लो अच्छा मिलता है हमें। ईमान, बिज़नेस करने के लिए मेंटोरशिप ज़रूरी है? अच्छा, इसका ये तो इस पे मैं लाज़मी बात करना चाहूँगी। पिछली वीडियो में काफ़ी लोग, जब मैंने कंसल्टेशंस का बोला था, उसमें से तकरीबन 70% लोग थे जो कह रहे थे कि हमें मिलना है, हमें बात करनी है, और 30% लोग थे जो हेट दे रहे थे कि ये भी पैसे कमा रही है। अब मैं हुँ। आपको इसके पीछे की बात बताती हूँ। अगर मैं आपसे आधे घंटे का 5,000 से 6,000 चार्ज कर रही हूँ, मैं उस आधे घंटे के अंदर 50 से 60,000 बना सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ। मैं अपना 50 से 60,000 छोड़ के अगर आपको दे रही हूँ वो आधा घंटा, तो मुझे श्योरिटी चाहिए ना कि ये बंदा वाक़ई सीखने वाला है हुँ। या इसके पास इन्वेस्टमेंट है कि ये बिज़नेस स्टार्ट कर सके। एक बंदा जो मुझे पे ही नहीं कर पाएगा, 5 से 6,000 पे नहीं कर पाएगा, वो अपने बिज़नेस में कैसे इन्वेस्ट करेगा? फिर मैं उसको सिखा भी दूँगी तो वो सीख के बैठा रहेगा, वो इन्वेस्टमेंट वो नहीं करेगा ना, अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं करेगा। इसलिए मैं उन लोगों को सिर्फ़ चूज़ करती हूँ जो मुझे वाक़ई लगता है कि यार ये कुछ सीखने के लिए आए हैं। फिर मैं उनको खुशी-खुशी अपने 30 मिनट देती हूँ। तो वैसे डोंट यू थिंक बिज़नेस के लिए आपको मेंटोरशिप या कुछ सीखने से ज़्यादा बेहतर है अगर आप उसको एक्सपेरिमेंटली मैं यूज़ आपको करा करें? बताती हूँ। अब मेंटोरशिप सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आपने जो एक्सपेरिमेंट से सीखना है ना, वो आपने सबसे ज़्यादा सीखना है। हुँ। एक मेंटोर आपको मोटिवेशन दे सकता है, आपको एक रोड मैप दे सकता है। अब लोग मेरे पास आते हैं सीखने के लिए, वो मुझे क्या, मैं उनको बता देती हूँ कि आपने ये स्टेप इस तरह से लेना, तो उन्होंने खुद है ना। मैंने हुँ। तो उन्हें बताना है कि आपने इस तरह करना है। तो वो करने के लिए मेंटोरशिप ज़रूरी है, लेकिन सीखने के लिए हर चीज़ को प्रैक्टिकली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपकी ओपिनियन से मैं इख्तिलाफ़ नहीं करता, लेकिन व्हाट आई थिंक कि जो कोर्सेज़ जो लोग कर रहे होते हैं कि हम कोई कोर्स करके उसको कोई रट्टा लगा के उससे कोई काम शुरू कर लेंगे, मेरा ख़्याल है उससे कुछ ख़ास फ़ायदा होता नहीं है। अनटिल अनलेस जब तक आप उसको, वो जो काम करवा रहा है उसको आप उसी तरह ही उसको आप इम्प्लीमेंट करें और उसी तरह ही उसको आप एक्सपेरिमेंट करें। और बिज़नेस के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपके साथ कोई चीज़ ऐसी एक्सपीरियंस अगर आपने किया, तो लाज़मी नहीं है कि मैं भी वो एक्सपीरियंस करूँ फ्रॉम डे वन। हो सकता है मेरा बिज़नेस का कोई कोई नोयत और हो, आपके बिज़नेस की नोयत और हो। लेकिन ये है कि
हाँ, बिज़नेस करने के लिए यू नीड टू नो कि मार्केट के अंदर कहाँ गैप है। मार्केट में क्या प्रोडक्ट की कमी है, कौन-सा प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जिससे आप शायद जल्दी आगे आ जाएँ और जल्दी ऊपर पैसा कमाने लग पड़ें। लेकिन लाज़मी नहीं है कि आप जो ईमान के साथ हो रहा है शायद वो ही मुझे चीज़ें फ़ेस करनी पड़ें या जो मुझे मुश्किलात सामने आ रही हों शायद आपको आ रही हों। ख़ैर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए कि मार्केट के अंदर एक कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो दूसरे जो से जो अच्छे ब्रांड्स हैं उनको कंपटीशन दे सके? सबसे पहली चीज़ जो होती है क्वालिटी। सही ठीक है। है, क्वालिटी अच्छी होगी, आपका प्रोडक्ट आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी ऊपर, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ जो होता है ना, अगर आपने मेरे से कोई चीज़ बाय की, आपको अच्छी लगी है ना, आप एटलीस्ट कम से कम भी 3 से 4 लोगों को बताएँगे। अगर आपने मेरा परफ्यूम लगाया, लोग आपसे पूछेंगे यार कहाँ से लिया है? हुँ, अगर अच्छा होगा आप बताएँगे कि यहाँ से लिया है, मुझे चल 4 में से 1 ऑर्डर तो आएगा। ठीक है, अगर मेरी प्रोडक्ट डिस्प्लेड है आपके घर पे, कई लोग पूछेंगे ये बहुत प्यारा है, ये कहाँ से लिया है? प्यारा क्यों लग रहा है? क्योंकि क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्वालिटी। दूसरी चीज़ जो आपने मार्केट में आने के लिए स्टडी करनी है, अपने कंपटीशन को स्टडी करना है आपने। आपने देखना है कि जो आपका कंपटीटर है, अब जैसे मेरा परफ्यूम का सबसे बड़ा कंपटीटर इस टाइम मेरा भाई है। हुँ। हम दोनों बहन-भाई आपस में एक-दूसरे को कम्पीट घर कर में ही कंपटीशन चल हम रहा लोग है। कम्पीट कर रहे हैं। हुँ, हुँ। हम लोग अपनी चीज़ें नहीं बताते एक-दूसरे को। हम लोग कहते थे कि नहीं तुम अपना करो, मैं अपना करती हूँ। अच्छा, प्यारी वॉल्स हमारा है, लेकिन परफ्यूम में हम लोग अलग-अलग हुए हुए हैं। सही है। लेकिन ये है कि मज़ा आ रहा है काम करने का, पता है बस होता है, एक एक कॉम्पिटिशन फ़ील होता है कि आज इसके इतने ऑर्डर हैं तो मेरे इतने होने चाहिए, मैंने हुँ, ऐसे क्रिएटिव्स बनाने हैं। तो ये चीज़ होती है। और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपके एड क्रिएटिव्स होते हैं, ठीक सही है? है। किसी भी चीज़ को बेचने के लिए मैंने पहले बताया कि मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ। मार्केटिंग के बगैर आप नहीं बेच सकते, चाहे वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग है, चाहे वो आप पेड मार्केटिंग कर रहे हो। ऑर्गेनिक मार्केटिंग एक टाइम तक आपका साथ देती है। उसके बाद जब आपके फॉलोअर्स आ जाते हैं, जैसे मैंने शुरू में स्टार्ट किया था, मेरा अगर 1.5 लाख फॉलोअर है, तो वो 1.5 लाख को ही वो वीडियो टारगेट कर रही है ना, तो वो 1 दफ़ा लेंगे, 2 दफ़ा लेंगे, 3 दफ़ा लेंगे। ऑर्गेनिक मार्केटिंग एक हद तक आके आपकी रुक जाती है। जो हमारे एड्स होते हैं ना, वो रीटारगेट भी करते हैं, वो न्यू ऑडियंस को भी अट्रैक्ट करते हैं। इससे जो आपके ऑर्डर्स आना शुरू होते हैं ना, आपने क्रिएटिव्स आपका ऑर्डर डिपेंड ही आपके क्रिएटिव के ऊपर करता है। तो ईमान अपने बजट का कितना परसेंट हिस्सा जो है मार्केटिंग पे लगाती है? मैं बजट का ऑलमोस्ट मैं मतलब मैं स्पेसिफिक हम लोगों ने एक बजट ही अलग कर दिया होता है मार्केटिंग का, कि मुझे पता है कि मैंने 1 महीने में इतना बजट लगाना है। वो मैं अगर बताऊँगी लोगों को, इतने तो हमारे पास पैसे नहीं है, ऐसे नहीं होता। आपके पास जितना बजट है आप उतना लगा सकते हो। फेसबुक फ़र्ज़ जो करें मेरे पास 1 लाख रुपए है जिसके अंदर मैंने अपनी प्रोडक्ट को सोर्स भी करना है और मैंने मार्केटिंग भी करनी है और मैंने सारे मामलात करने हैं। 1 लाख है आपके पास, तो आपको उसमें से 10 से 15 हज़ार तो मार्केटिंग का बजट रखना चाहिए। एटलीस्ट रखना हुँ। चाहिए। सही है। अच्छा मार्केट का जिस तरह भी मैंने एक क्वेश्चन मैं उसके ऊपर ऐड ऑन करूँ आपने प्रोडक्ट जो सिलेक्ट करनी है यू फॉलो द ट्रेंड या आप अपना पैशन देखती हो या कस्टमर की नीड देख रही हो, डिमांड देखती होती देखिए, हो? पैशन को भी फ़ॉलो करना ज़रूरी होता है, सही है। लेकिन पैशन ही हर चीज़ नहीं होती। आपका जो पैशन है, आप एक वुडन चेयर के ऊपर काम करना चाह रहे हो, लेकिन आपकी वुडन चेयर किसी को चाहिए ही नहीं, तो आप हुँ। उसको कैसे सेल कर सकते हो? आपने देखना है कि या तो लोगों को वुडन चेयर की ज़रूरत है या लोगों को टेबल की ज़रूरत है। आपने ये चीज़ देखनी है। हो सकता है लोगों को टेबल चाहिए हो, आपका पैशन चेयर हो, तो आपका हुँ। टटेबल तो वहीं रह जाएगा ना। वैसे ना एक मूवी का डायलॉग मुझे याद आ रहा है जिसमें वो कह रहा होता है कि जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है उसको उसको नहीं पता कि वो क्या लेने निकला मार्केट में। एंटरप्रेन्योर ही है जो उसको बता रहा होता है कि इसको ये चीज़ चाहिए या इसको ये इस तरह कुछ हम मामला है। एंटरप्रेन्योर्स बेसिकली जो होता है ना, वो लोगों के माइंडसेट को पढ़ लेते हैं। हम लोग हुँ। इतने इतने ज़्यादा कस्टमर्स के साथ डेली इंटरैक्ट करते हैं कि हमें पता चल जाता है कि अगले बंदे की इसको क्या तकलीफ नीड है। क्या है? आप यकीन करें कि अब मैं किसी अपने आउटलेट पे जाती हूँ ना, तो मेरे जो सेल्समैन होते हैं, वो कस्टमर से बात कर वो अपना 100% दे रहे होते हैं, उनका तो काम ही है। लेकिन फिर भी मुझे पता चल जाता है, उनको समझ नहीं आ रही होती कि कस्टमर को अब हम क्या दिखाएँगे, और मैं उनको 1 मिनट बता दूँगी, सर आप ये देख लें। उनको हुँ। वो चीज़ पसंद आ जाती है। इतना एक्सपीरियंस हो जाता है एक एंटरप्रेन्योर का लोगों से डील कर के। अच्छा और एक एंटरप्रेन्योर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की सोच कैसी होती है? सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर सबसे पहले तो सिंस यू आर सक्सेसफुल तो आपसे एक क्वेश्चन। अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये होता है कि आपने कुछ चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना होता है, आपने अपने टास्क मैनेज करने होते हैं। अगर आपके पास कुछ ज़्यादा टास्क आ जाएँ, तो आपने देखना है कि कौन-सा टास्क है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट के ऊपर काम करना है। फिर आपने देखना होता है कि जो मैं करने वाला हूँ, ये किसी दूसरे को इफ़ेक्ट तो नहीं कर रहा, किसी दूसरे टास्क का काम तो नहीं ख़राब हो रहा है इससे। इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो आपने मैनेज करनी होती हैं। टाइम मैनेज करना होता है, अपना ख़्याल रखना होता है आपने। आपने अपनी फैमिली को लेके साथ चलना। ये नहीं कि आपको 24 के 24 घंटे जो हैं वो अपने बिज़नेस को ही दे रहे हैं, आपके घर वाले आपको देखने को तरस रहे हैं, ये भी चीज़ गलत है। आपने इन चीज़ों को मैनेज करके ज़िंदगी में चलना होता है, और फिर ही आप एक पॉइंट पे पहुँच सकते हो। अगर आप अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के बिल्कुल बिज़नेस की तरफ हो जाओगे, तो वो आपको एंड पे जाके आप अकेले रह जाओगे। और एक एंटरप्रेन्योर एक एम्प्लॉय की माइंडसेट में क्या फ़र्क है? एम्प्लॉय माइंडसेट जो होता है ना, वो फिक्स्ड माइंडसेट होता है, ठीक है? वो एम्प्लॉय जो है वो फिक्स्ड रहता है कि इतनी सैलरी आएगी, उसमें से 20,000 आटे का, 20,000 बिजली का, 20,000 सोने का, ये वो सब अलग हो गया। एंटरप्रेन्योर का होता है कि ज़्यादा बनाना है।
इस महीने कम है, अगले महीने ज़्यादा करना है, इससे ज़्यादा करना है, इससे ज़्यादा करना है। तो एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, वो बेसिकली अपने आप को फिक्स नहीं करता किसी चीज़ में। जॉब वाले होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं कि हमें इतना ही आना है और हमने इसके अंदर ही अपना गुजारा करना है। लॉस फेस किया कभी बिजनेस में? ऑब्वियसली ये लॉस नहीं फेस किया किसी ने तो वो बिजनेस ही कैसा हुआ। ये तो बहुत सबसे बड़ा लॉस कितना था? ये जब इंटरनेट के मसले हुए थे पीछे कुछ अर्सा पहले, तो तब हमारे ऑर्डर्स बिल्कुल ड्रॉप हो गए थे। प्यारी वॉल्स के भी इवन, हालांकि प्यारी वॉल्स के ऑर्डर ड्रॉप नहीं होते, वो फिर भी किसी ना किसी तरह ऑर्गेनिक मार्केटिंग से भी आ जाते, लेकिन उस टाइम इंटरनेट इतना बंद था कि ना ही टिकटॉक चल रहा था, ना ही कुछ चल रहा था, और हमारी ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी जो थी ना वो टारगेट हुई हुई थी उससे, तो काफ़ी ज़्यादा हुआ था। उस टाइम पे दिल चाहा था एक दफ़ा गिव अप करने का, लेकिन बस फिर हिम्मत पकड़ी और नहीं किया, नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह। बिजनेस करने के लिए स्ट्रीट स्मार्ट ही बंदा कामयाब हो सकता है, या अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बंदा शाय है या रिजर्व्ड है या जिसको कहते हैं इंट्रोवर्ट है, वो भी बिजनेस कर सकता है? अच्छा, पर्सनैलिटी डिपेंड करती है। इसमें मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब मैंने काम शुरू किया था ना, तो मुझे किसी से बात करनी भी नहीं आती थी। मतलब मुझे अगर पता था ना कि कल मेरी मीटिंग है, मुझे पूरी रात एंजाइटी से नींद नहीं आती थी कि मैंने सुबह मीटिंग में जाना है, जब तक वो हो नहीं जाती थी। मैं भी ऐसी ही थी, लेकिन विद टाइम इंसान ग्रो कर जाता है। अगर आप शाय हैं तो आप अपनी चीज़ों को अपने उसके अंदर सेट, अपने बबल के अंदर सेट कर लें। आप कैमरा के सामने नहीं आ सकते, आप अपने हाथों को तो ला सकते हैं ना वीडियो में, अपने क्रिएटिव से बना सकते हैं। तो हर चीज़ का एक तरीका होता है, और अब तो इंटरनेट पे हर चीज़ इतनी आसान होगी भी। आपका कोई कंसर्न है, आप लिखो, वो आपको आगे 10 तरीके बता देता है कि आप इस तरह चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आप इस तरह से चीज़ों को मैनेज कर लो। हर चीज़ आपके हाथ में है। अच्छा, एटीट्यूड कितना डिपेंड करता है आपका? एटीट्यूड बहुत डिपेंड करता है। अगर आप बिल्कुल ही वो हो जाओगे कि ठीक है, हो जाएगा, देखा जाएगा, तो फिर कभी भी नहीं होगा। ठीक है, सीरियसनेस आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया है, मैं कहती हूँ जिस बंदे ने मेहनत का पैसा एक चीज़ में लगाया ना, उसके अंदर सीरियसनेस आ जाती है। जाहिर सी बात है, आ तो जाती बिल्कुल। है। लेकिन अपनी प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस किस तरह आता है? अपने प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस इसी तरह आता है जब आप उसके अंदर खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो, खुद आप उसकी क्वालिटी के ऊपर काम कर रहे होते हो। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि मेरा जो ऑयल मैं परफ्यूम के अंदर डाल रही हूँ, मुझे उस पर इतना यकीन है कि कोई बंदा मुझे कंप्लेन नहीं कर सकता। अगर किसी की कंप्लेन है तो मैं उसको फॉलो हो, देखिए हर इंसान का डिफरेंट माइंडसेट होता है। ठीक है, उसको अगर एक परफ्यूम मेरा नहीं पसंद आ रहा तो ऐसा नहीं होता कि मैं उन्हें कहती हूँ कि ठीक है अब ले लिया तो ले लिया, ऐसे नहीं होता। हमने उसको पूरा फॉलो करना होता है, हमने देखना होता है क्यों नहीं पसंद आया, लास्टिंग में मसला है, किस चीज़ में मसला है। हम एक्सचेंज ऑफर कर देते हैं, हर चीज़ हम लोग करते हैं। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये लोगों के माइंडसेट को पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक एंटरप्रेन्योर को हम चीज़ें बिल्कुल ऐसे नहीं फेंक सकते कि कर दिया तो हो गया तो देख लिया। दैट्स नॉट द थिंग वी कैन डू। ई कॉमर्स के अंदर आने के लिए आप लोगों को सबसे ज़्यादा सब्र, तहम्मुल, ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। आप यकीन करें, एक टाइम पे हम लोगों ने कस्टमर की गालियाँ भी सुनी हुई हैं। अच्छा, कस्टमर गालियाँ भी देते हैं आपको फ़ोन करके कि उनको लगता है कि उन्होंने पैसा दे दिया, हमारी तरफ से चीज़ अगर उनको डैमेज डिलीवर हुई है तो वो तो गया तबाह, उनका पैसा ज़ाया। वो फ़ोन करके सीधा आपको गालियाँ देंगे, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। गालियाँ खा के फिर हम उनको तसल्ली से बताते हैं कि सर हम एक्सचेंज कर देते हैं, या आप हमें, अगर आपको पसंद नहीं आया तो हमारे एड्रेस पे वापस भेज दें, जैसे ही रिसीव होगा हम आपकी पेमेंट वापस कर देंगे। तो गालियाँ खानी पड़ती हैं बिजनेस में? थोड़ी भी नहीं खानी पड़ती, बहुत ज़्यादा खानी पड़ती है। मतलब कि आपको बर्दाश्त का मादा बड़ा ज़रूरी है। बर्दाश्त, मुझे ये लगता था कि एक औरत को आपको एटलीस्ट अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो कुछ कर रही है तो आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए, कोई गलती हो गई तो एक चांस देना चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि लोग इस चीज़ को भी कंसीडर करते हैं। इट्स अ क्रूअल वर्ड, आपको बर्दाश्त तो करना यही पड़ता है, है बस बिजनेस जो भी आना चाह रहा है इस काम के अंदर ज़रा हिम्मत हौसला लेके आए। ठीक है, क्योंकि अक्सर अब ऐसे तो नहीं है ना, फरिश्ता तो हो नहीं सकता कोई भी, गलतियाँ हो जाती हैं। ऑर्डर डिलीवरिंग, ज़्यादा ऑर्डर हो तो किसी का ऑर्डर किसी को चला जाता है, किसी का किसी को चला जाता है, ये भी मसला होता है। अच्छा, बिजनेस के अंदर नेटवर्किंग का क्या रोल है? अच्छा, नेटवर्किंग से ये होता है कि अब फ़र्ज़ करें कि जैसे मैंने एक नया ब्रांड लॉन्च करना है। ठीक है, पर फ़र्ज़ करें मैंने क्लॉथिंग का ब्रांड लॉन्च करना है। मेरे पास ऑलरेडी ऐसा नेटवर्क होना चाहिए जो क्लॉथिंग के अंदर कुछ ना कुछ कर रहे हों। ठीक है, अब मुझे कपड़ा चाहिए क्लॉथिंग के लिए, तो नेटवर्किंग ही मेरे लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि मुझे वो रेट कम मिल जाए। ओके। एक बंदा मुझे उसको जानता हो, या किसी तरह वो मुझे कहे कि मैं इस बंदे को जानता हूँ, इससे ले लो, ये तुम्हें रेट कम कर देगा। ये होती है नेटवर्किंग। ठीक है, इससे आपको बिजनेस बहुत ज़्यादा फ़ायदे में आता है। अब जैसे मैंने ऑयल्स का काम शुरू किया, जिस बंदे के साथ मैंने ऑयल जिनसे लेना शुरू किए, उनका ऑलरेडी मेरी फैमिली में एक लिंक निकल आया, ओके। मुझे ऑयल सस्ते मिलने लग गए। ये होता है नेटवर्किंग। अच्छा, अभी वैसे जो आपकी प्राइस रेंज है प्यारी सेंट्स की, वो एक्सपेंसिव है, मॉडरेट है या सस्ती है मार्केट? नहीं, मेरी प्राइसेस बहुत सस्ती हैं, उनसे सस्ती हैं, और मैं इस चीज़ पे 100% श्योर हूँ कि मेरी कि क्वालिटी quality भी भी उनसे अच्छी है। अच्छी है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये है कि स्टार्टिंग में आपको ब्रांड स्टार्ट करने के लिए, लोगों का ट्रस्ट गेन करने के लिए आपको लोगों के लिए एफर्ट करनी पड़ती है, और वही मैं भी कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ईमान, प्यारी सेंट्स को अगले 10 साल में कहाँ देख रही हो? इंशाल्लाह प्यारी सेंट्स के लिए मेरा विजन बहुत बड़ा है, क्योंकि परफ्यूम से मुझे इतना ज़्यादा प्यार है। मैं बचपन से, मतलब जब से मैंने होश संभाल लिया है ना, मुझे कोई भी अच्छा फ्रेग्रेंस बाबा के रूम में, मामा के रूम में, तो मैं वो चोरी कर करके ना अपने रूम में रख दी थी कि मुझसे पूछेंगे तो दे दूंगी, वरना मैं नहीं दूंगी। मुझे इतना शौक था परफ्यूम्स का। तो मेरा यही प्लान है कि पाकिस्तान के हर मॉल में अगर एक शॉप नहीं तो एटलीस्ट मेरा कियोस्क ज़रूर हो।
प्यारी सेंट्स का, एक परफ्यूम का कियोस्क। और मैं तो मतलब सोच रही हूँ कि इसको मैं प्यारी सेंट्स बाय ईमान अली कर दूँ, क्योंकि मेरे दिल के बहुत करीब है ये। अच्छा, कौन सी ऐसी डेली रूटीन्स या हैबिट्स हैं एंटरप्रेन्योर्स की जो उनकी प्रोडक्टिविटी में उनको हेल्प करती हैं, या अम, आपकी ऐसी कौन सी रूटीन है जो उम, ओके। आप इतना प्रोडक्टिव हैं और इतने आइडिया सोचती हैं और सारे मामला कर रही होती हैं? क्योंकि बिजनेस रन करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क, और नए आइडियाज़ लेके आना, नई प्रोडक्ट्स लेके आना, और इवन दो आपने जिस तरह लास्ट टाइम बताया था कि प्यारी वॉल्स के आप हर हफ्ते नए कोई प्रोडक्ट लेके आ रही होती, कोई नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा रही होती, तो किस तरह इतनी प्रोडक्टिविटी निकलती? मेरा तो यही होता है कि मैं सबसे पहले जब सुबह उठती हूँ तो मैं अपने टास्क डिफाइन कर लेती हूँ कि मैंने आज ये करना है, क्योंकि जब आप सुबह उठते हो तो आपका माइंड काफ़ी हद तक फ्रेश होता है। हम्म। तो उसमें आपको जो इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं ना, वो सारे दिन से ज़्यादा बेहतर आते हैं। तो मैं कुछ टाइम अपने लिए स्पेंड करती हूँ। उसके बाद मैं रीडिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ, मतलब मैं बहुत पढ़ती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ, हम्म। नॉवेल्स पढ़ती हूँ। उसके अलावा कुछ आजकल के भी, दौर में भी। हाँ, अपने सेल्फ केयर के लिए वो ज़रूरी होता है। और उसके अलावा आप अपने टास्क डिफाइन कर लें, जैसे मैंने आपको बताया है, रीडिंग करें, लर्निंग करें, सीखें नई चीज़ें। मैं इतनी ज़्यादा इस चीज़ को लेके हो गई ना कि अगर मुझे कोई चीज़, फ़र्ज़ करें कोई मेडिसिन भी मुझे डॉक्टर दे रहे हैं ना, तो मैं उस मेडिसिन को पूरा स्टडी करती हूँ हम्म। कि ये लूँगी तो क्या होगा, किस तरह से ये मेरी बॉडी पे रिएक्ट करेगी, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कितनी देर में काम करेगी। ये सारी चीज़ें आपको बहुत कुछ सीखने को देती हैं। अच्छा। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सेल्फ केयर, अपने आप को थोड़ा टाइम दें, अपने माइंड को थोड़ा टाइम दें, और यही चीज़ें जो है ना वो आपको फ्यूचर में हेल्प करती हैं। अच्छा, वैसे ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो आप प्योरिटीज़ बेसिकली मतलब ये होता है, आपको आपके अंदर आपका जो गट फीलिंग होती है उसको पता होता है कि आपके लिए क्या क्या ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है, और फिर आप उसके ऊपर उसी तरह से उसको काम करते हो। तो बिजनेस में प्रायोरिटीज़ कितनी ज़रूरी है? बिज़नेस में प्रायोरिटीज़ इस तरह से भी ज़रूरी होती हैं कि आपके जो टास्क होते हैं, फ़र्ज़ करें मेरे पास 3 टास्क हैं, मैंने उसको प्रायोरिटाइज़ करना है। मैं उसको प्रायोरिटाइज़ किस तरह करूँगी? मैं देखूँगी कि उनमें से कौन-सा टास्क जो है वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए फ़ायदेमंद है। हम इसको पैसों के साथ चले एसोसिएट कर लेते हैं कि कौन-सा टास्क है जो मुझे ज़्यादा पैसे दे रहा है। ओके। तो ज़ाहिर है मैं वही करूँगी जो मुझे ज़्यादा पैसे दे रहा है। वैसे आजकल के दौर में पैसे ही सब कुछ क्यों है? अ, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन लोगों ने ये माइंडसेट बना लिया हुआ है कि पैसा ही सब कुछ नज़र है। आता है। ना, क्योंकि देखिए जिसके पास, मैं तो ये कहती हूँ, मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था, शायद आप इस चीज़ से इत्तेफ़ाक ना करें, कि जिसके पास पैसा है आजकल उसी की इज़्ज़त है। क्यों है वैसे ये? ये मतलब तो कि लोगों ये, के ऊपर है ना, ये लोगों ने ही। क्योंकि एक पुराने टाइम के अंदर ना पैसे की इज़्ज़त नहीं होती थी, बल्कि एक बड़े की इज़्ज़त होती थी, एक रिस्पेक्ट होती थी, एक मुकाम होता था। लेकिन अब ना जिसके पास पैसा है वही सच्चा है, उसी की इज़्ज़त है। ऐसा क्यों है? ये आपने फ़ील किया, कभी एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को? मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रही थी। अब तो जब से अब मैं लोगों के सामने आई हूँ, तब तो मैं बहुत ही ज़्यादा कर रही हूँ कि वो लोग प्रायोरिटाइज़ इस चीज़ को करते हैं कि कहीं जा रही हो, अगर बड़ी गाड़ी पे आए हो तो उसको इज़्ज़त दो, अगर कोई कोरोला पे आया तो उसको ज़रा बाद में, कोई डाले पे आया तो उसको पहले। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ। लास्ट टाइम आपके डाले का बड़ा जो फ्लेक्स आपने हाँ बड़ा जी, अब बैकलैश था। मैंने उसको थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि मुझे यही बात है ना, लोगों की कुछ हेट भी इतना ज़्यादा मिलता है, लोगों से ये बर्दाश्त भी नहीं होता कि एक लड़की ने खुद बना लिया, तो ये हुँ। चीज़ भी मुझे काफ़ी देखनी पड़ती है। अच्छा, बिजनेसेस के अंदर बंदा एक ऐसे पॉइंट पे अक्सर आ जाता है कि जहाँ पे आप एक डेड एंड पे पहुंच जाते हैं, या जहाँ पे आपको कुछ मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, तो आप वो मुश्किल फैसले किस तरह लेती हो? यू जस्ट गो विद योर इंस्टिंक्ट, या आप उसके बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करती हो, उसके बारे में सोचती हो, कि या फौरन फैसला करती हो कि बस ऐसे है तो ऐसे ही है? देखें, आपको किसी भी चीज़ को ना फैक्ट्स पे बेस करना चाहिए। हर चीज़ आपकी फैक्ट्स के ऊपर होनी चाहिए। इमोशनली आपको इन चीज़ों में जब फैसले लेने होते हैं, तो इमोशनली अपने आप को थोड़ा पीछे रखना पड़ता है। अपने सेल्फ डाउट को पीछे रखना पड़ता है। फैक्ट्स की बेस पे आपने जो है ना वो हर चीज़ को लेके चलना होता है। अगर आपके पास कोई मेंटोर है या कोई एडवाइज़र है आपके पास, तो आप कोशिश करें कि आप उससे कम्युनिकेट कर लें। वो आपको अच्छा मशवरा दे सकता है। इस तरह से आप लोग ने मतलब इमोशनली किसी भी चीज़ को अपने अंदर नहीं आने देना। आपने जो फैक्ट्स हैं, जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, आपने जो पास्ट में सीखा है, आप देखेंगे अगर यही इससे कोई सिमिलर चीज़ आपके साथ पहले हुई थी, तो आपने उसको कैसे कोप अप किया था। तो यही चीज़ें जो हैं वो आपको फ्यूचर में हेल्प करती वैसे हैं। आपके नज़दीक एक बिजनेस की ग्रोथ में जो माइंडसेट है, वो फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में क्या फ़र्क है आपकी नज़र से? जो फिक्स्ड माइंडसेट होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो चैलेंजेस से डरते हैं, कुछ नया करने से डरते हैं, ठीक है। जो एंटरप्रेन्योर, जो हम दूसरा माइंडसेट होता है, उसमें लोग रिस्क लेते हैं, ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट करके कुछ कमाना चाहते हैं। लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट वाला होता है कि यार अब मेरे पास आ ही अगर 80,000 आया, उसमें से भी मैं किसी चीज़ पे रिस्क लूँगा, तो वो उनके लिए नुकसानदेह होता है। अच्छा, लास्ट टाइम ईमान हमने टीम बिल्डिंग पे और इस सब चीज़ों पे बात की थी। तो आप मतलब कि प्यारी वॉल्स के अंडर, या आपकी जो एक कंपनी है उसके अंडर बेशुमार, जिस तरह लास्ट टाइम आई गेस आपने बताया था कि आप 500 एम्प्लॉयज़ का एक टारगेट अचीव करने वाली थी, और शायद आपने अब तक अचीव कर भी लिया। तो 500 एम्प्लॉयज़ को आपस में जोड़े रखना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जहाँ पे इतने ज़्यादा लोग हों वहाँ पे क्लैशेस आते ही आते हैं, हुँ। और एक टीम बिल्ड करना कितना ज़रूरी है और कितना मुश्किल रहा? आपको अगर लगता है, अगर किसी भी इंसान को लगता है कि वो एक काम खुद कर सकता है,
सारे काम खुद कर सकता है, वो सबसे गलत सोच रहा है, ठीक है। आप यकीन करें कि जब मैंने काम शुरू किया था तो मैंने ऐसे ही शुरू किया था, तब इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी कि किसी को हायर करते या कुछ करते। लेकिन जब से हमने हायरिंग शुरू की ना, हमने देखा कि हमारा काम ऑटोमेट होना शुरू हो गया है। हमें उन चीज़ों के पीछे नहीं भागना पड़ा जिनके पीछे हम भागते थे। और टीम बिल्डिंग सिर्फ ये नहीं होती कि आपने एम्प्लॉय को हायर कर लिया, आपको काम करके दे रहा है, डे एंड पे वो जा रहा है, कोई आपका इंटरेक्शन नहीं है उसके साथ, ऐसे नहीं होता। आपने उनके साथ बैठना होता है। ये नहीं कि आपने सिर्फ काम, उनके मसले भी सुने, उन्हें देखेंगे काम के अलावा उनको आपकी कहाँ ज़रूरत है, ताकि वो आपके लिए अच्छा परफॉर्म करें। वैसे नॉर्मली एम्प्लॉयज़ के क्या मसले निकलते हैं जब अब आप डिस्कस करती हैं? मसले ज़्यादातर उनकी फैमिलीज़ के होते हैं कि हमारे घर पे ये मसला है और हम इतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे, अगर हमें एडवांस सैलरीज मिल जाएं, हमें लोन मिल जाए, तो इस चीज़ में भी हम अपनी टीम को बहुत हद तक सपोर्ट करते हैं। मतलब कि प्यारी वॉल्स और प्यारी सेंट्स या आपकी जो भी कंपनीज़ हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को हर तरह से हर सपोर्ट कर तरह रही से अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो कभी अगर आप लोगों का किसी का भी इंटरेक्शन हुआ मेरे किसी एम्प्लॉय से, उनसे पूछ सकते हैं कि हम लोग उनकी प्रायोरिटीज़ को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, कि अगर हैं। उनकी कोई प्रायोरिटी, अगर उनके घर पे कोई मसला चल रहा है और उनके मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है और वो हमारे साथ प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उनके उस मसले को हल करें ताकि वो अपना टाइम हमें दे सके। हुँ, तो दिस इज़ व्हाट गिव एंड टेक होता है ना हर चीज़ में, हुँ। वही हम लोग करते हैं। ईमान, मैं पिछले कुछ अर्सा पहले आपकी एक वीडियो देख रहा था जिसमें आपने कुछ कोरियर कंपनीज़ को बड़ा बैकलैश किया था और आपने उनके ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था। उसके ऊपर रोशनी डालें, क्या मसला था ऐसा कि कोरियर कंपनी जिनके ऊपर आपने बैकलैश, आपने जिनके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया था, वो काफ़ी बड़े नाम हैं हुँ। पाकिस्तान के, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। ठीक है, आपने क्रिटिसाइज़ किया, इट्स योर कॉल, लेकिन क्या रीज़न थी उनको इतना क्रिटिसाइज़ करने की? इवन दो ठीक है आप उनको पे कर रही हैं, सारे मामलात कर रही हैं, तो क्या मसला था वो? होता क्या है, जब हम इनको पार्सल्स नहीं देते ना, हम उनके साथ काम करना बंद कर देते हैं किसी कोरियर कंपनी के साथ, तो वो कॉन्टिन्यूसली हमसे कांटेक्ट करते हैं कि हमें पार्सल दें, हमें पार्सल दें, हम इस दफ़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप टेस्ट करके देखें। फिर जब हम उन पर ट्रस्ट करते हैं, उनको पार्सल देते हैं, 100 200 300 पार्सल देते हैं, 300 में से साढ़े मतलब 150 250 पार्सल हमारा फिर भी स्टक हो जाता है। हुँ, तो ये मसला होता है इनके साथ कि जब आप लोग पार्सल लेने आते हो तब आप लोग इस तरह परफॉर्म कर रहे हो तो जैसे आपसे अच्छा कोई है ही नहीं। अब जिन कंपनीज के मैंने नाम लिए थे उन्होंने कलेक्टिवली हमारी 10 लाख की पेमेंट स्टक की हुई थी अच्छा। और रिस्पॉन्ड भी नहीं करते थे। हम लोग हुँ, उनके जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको भी राब्ता करते थे, वो हमारे मैसेजेस सीन पे छोड़ देते थे। हुँ। तो मेरे पास मेरा एक प्लेटफॉर्म था और मैंने उसको यूटिलाइज़ किया और उसके बाद मुझे इतने लोगों के विद प्रूफ मैसेजेस आए कि हमारी 17 लाख की पेमेंट स्टक है, हमारी इतने की स्टक है, इतने की स्टक है। तो मैं उस टाइम सिर्फ ये सोची थी कि जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है वो क्या करें, वो तो किस तरह उनसे फिर पैसे कम्युनिकेट निकले? करें। फिर निकल नहीं थे ज़ाहिर है, फिर 2 से 3 दिन के अंदर निकल गए मतलब आपने अल्हम्दुलिल्लाह। मीडिया की बदमाशी आपने इस्तेमाल की। मैंने की और इस चीज़ से उनको बहुत बुरा लगा, उन्होंने हमसे कम्युनिकेट, हमने कहा देखिए हमें आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, हमने हमारे देखिए लूप चलती है ना, हमें पैसे आएँगे तो हम स्टॉक उठाएँगे, पैसे ही नहीं आएँगे तो हम स्टॉक कहाँ से उठाएँगे? हुँ। तो जब हमने ये चीज़ उनसे कम्युनिकेट की तो शायद उनको थोड़ी समझ आ गई और उन्होंने फिर हमारी पेमेंट क्लियर कर दी थी। अच्छा, बिज़नेस की ना हमने सारी खूबसूरत साइड्स बताई हैं। बिज़नेस की जौन-सी उसकी उसकी बैक साइड है या उसकी जो बुरी साइड है, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं ठीक कि है। क्योंकि देखिए बिज़नेस जितना हम लोगों ने अभी बता दिया कि बहुत आसान है करना, जी कर लो, पैसा ही पैसा होगा, माल ही माल होगा, ऐसे है नहीं। उसके पीछे बिल्कुल, बड़ी मेहनत है ऐसे ही है। और आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो अब ये नहीं है कि आपने इधर से प्रोडक्ट उठाई, इधर बेच दी और पैसा अपना निकाला और अगले का पैसा अगले को वापस कर दिया। एक क्रेडिट का सिस्टम चल रहा होता है, जिस तरह आपका कोरियर कंपनी के साथ बिल्कुल, चल रहा था। उन्होंने 10 लाख आपका देना था, तो ज़ाहिर-सी बात है 10 लाख एक अमाउंट है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। हमारे व्यूअर्स जो हैं वो जो जो बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं या करना चाह रहे हैं या कर चुके हैं लेकिन कहीं न कहीं फँसे हुए हैं। तो आपको कौन-कौन से ऐसे मामलात पे मुश्किलात नज़र आईं या कौन से ऐसे मामलात पे आप फँसी कि जहाँ पे आपको लगा कि यार ये मैं किस अज़ाब में पड़ गई हूँ या ये इससे निकलना किस तरह है और उसका आपने सॉल्यूशन किस तरह निकाला उस चीज़ का? अच्छा, होता क्या है कि जैसे हम लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, अगर आपका कोई पार्टनर होता है ना बिज़नेस के अंदर, तो लोग क्या करते हैं, चीज़ अभी बिकती नहीं है और वो कहते हैं अब जितना आएगा 50 तुम्हारा, 40 मेरा, 10 उसका, 10 उसका। ये चीज़ पहले ही स्टार्ट हो जाती है, पैसा बनना शुरू होता है। ये चीज़ होती है ना, इतना नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है एक बिज़नेस के ऊपर कि आपके दिमाग में यही रहता है कि मैंने 100 की चीज़ बेची है, 40 रुपए मुझे मिलेंगे। वो 40 रुपए के पीछे आप इतना भागते हो कि आप फिर उसके पीछे जाते हो, फिर आप बिज़नेस को नहीं देखते। हुँ, हुँ। वो कहते हैं वो पता नहीं अल्लाह तवक्कल ही चल रहा होता है, हुँ, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये होती है कि मेंटल फ्रस्ट्रेशन जो होती है ना, वो इस काम के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो क्योंकि इसके अंदर आपको टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। हुँ, कि कोई भी बिज़नेस ज़ीरो से स्टार्ट करने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। अब मैं और भाई मतलब हम लोगों की आपस में इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, काम के घर आते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। लेकिन काम पे हम लोग लड़ रहे होते हैं कि तुमने ये करना था, तुमने ये करना था, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये वक़्त के साथ-साथ आप सीख जाते हैं। और दूसरा ये कि फाइनेंशियल्स में थोड़ा-सा इश्यू होता है। आप लोगों को प्रॉपर वर्किंग करनी पड़ती है। अपनी शीट्स प्रॉपर शुरू से बना के रखें कि इतनी स्पेंडिंग हमने यहाँ पे की है, इतनी यहाँ पे, क्योंकि कल को अगर 5,000 भी अंदर से निकलता है ना, तो आप परेशान हो जाते हो कि यार ये तो मेरा लॉस हो गया ना। हुँ। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ही आपके पास थोड़ी है, तो कंटिन्यू करें कि आप
एक प्रॉपर शीट, एक्सेल शीट के ऊपर परफॉर्म कर रहे हो, एक एक चीज़ को नोट कर रहे हो। और उसके अलावा आपने जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वेंडर से प्राइसिंग जो है वो अगर शुरू में ही आप लोग उसको इतना अच्छा कर लेंगे तो आगे जाके आपको तंग नहीं करेगी। अगर आपका वेंडर कहता है कि अभी इतने की ले लो, आगे जाके ऑर्डर ज़्यादा दोगे तो कम कर दूंगा, तो वो चीज़ फिर अब विद टाइम जो है ना आपको तंग करती है। तो आप कोशिश करें कि वेंडर से शुरू में ही रेट इतना फाइनल कर लें कि आपको वो अगर आगे जाके कम नहीं भी करता तो आपको उसमें तंगी ना हो। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, ये आप वक्त के साथ सीखते हो, जो मैंने सीखी थी और वो मैंने आपको बताई भी हैं कि बस सब्र के साथ चलना है, भागना नहीं है पैसे के पीछे। जितना पैसे के पीछे भागोगे ना, पैसा आपसे उतना दूर भागेगा। ये मूवी का एक डायलॉग लग रहा है मुझे बड़ा। नहीं, ये सच है। मतलब अगर आप अपने दिमाग में सिर्फ पैसा रख के काम शुरू कर रहे हो ना, तो वो पैसा आपको उतना ही अपने पीछे भगाएगा। अच्छा, बिजनेस क्रेडिट या उधार के पैसे पे अगर करना अक्लमंदी है? मुझे नहीं लगता, मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया। मुझे डर लगता है कि अगर मेरे पास ना हुए तो मैं वापस कहाँ से करूँगी, ठीक है? तो मेरा ख्याल है कि जो आपके अंदर है ना, जितनी चादर है इंसान को उतने पाँव ही फैलाने चाहिए। किसी से मांग के बाद में मैं आपको वापस कर दूंगा, आपको क्या पता आपका कल को काम अल्लाह करे चले, अगर नहीं चला तो आप फिर अपने आप को देने से तंग हो गया, आप उसको कहाँ से दोगे? उसको फिर मुश्किल हो जाएगा। अच्छा ईमान, जो मुख्तलिफ ब्रांड सेल्स लगाते हैं, अ, वो वाकई असली सेल्स होती हैं? ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करता है। कुछ बहुत बड़े ब्रांड हैं जिनका मैं नाम भी नहीं लूँगी, वो अगर कोई चीज़ 13,000 की बेच रहे हो ना, तो वो सेल पे लोगों का दिमाग पड़ के वो 16,000 की बेचते हैं, उनकी बिक जाती है। अच्छा, ये मतलब सेल नहीं होती वो? सेल नहीं होती, लेकिन हाँ, ये बहुत कम जगह पे जिनके ऊपर लोग आंखें बंद करके एतबार करते हैं ना, वो उनका नाम इतना बड़ा हो चुका था, वो लोग ऐसे करते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करते, क्योंकि हमारा तो अभी तो स्टार्टिंग पे ही है हम मतलब लोग। कि आपका जब नाम बड़ा हो जाएगा तो आप भी ऐसे ही करेंगे? नहीं, अल्लाह ना करे कभी ऐसा करना पड़े। हमारी प्राइस रेंज ही क्या है? 9,000, 1,200, 1,300, इसके अंदर हमने क्या ही डिस्काउंट करना है, क्या ही हमने रख के, जितना हमारी कॉस्टिंग। हम लोग डिस्काउंट सेल्स लगाते हैं, हम लोग भी अपने कस्टमर को डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं, लेकिन अगर हम ज़्यादा ऑफर कर देंगे हमारे पास पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। मैं तो बहुत बहुत ऑनेस्ट हूँ अपने कस्टमर के साथ। वो मुझे कहते हैं मैडम डिस्काउंट चाहिए, मैं तो कहती हूँ सर देखिए 1,000 रुपये की चीज़ है, इसमें मैं आपको क्या डिस्काउंट करके दूँ? तो मैं बहुत ऑनेस्ट चलती हूँ अपने कस्टमर्स के साथ। अच्छा ईमान, कमिंग टू द कोर्सेज, ओके। हमारे बेशुमार अभी पिछले दिनों भी एक कोर्स एक मंजर आम पे है जो मार्केट में बुरी तरह पिट गया, और कुछ यूट्यूबर्स थे, कुछ फैमिली ब्लॉगर्स थे जिन्होंने वो कोर्स इंट्रोड्यूस कराया मार्केट में, और उसके बाद वो आपस में फट गए, और किसी की कोई स्टोरी थी, किसी की कोई स्टोरी थी, व्हाट्सएवर। ये कोर्सेज के पीछे क्या स्टोरी, क्या क्या मंजन है ये? मतलब कि अच्छा, हर दूसरा बंदा कोर्स बेच रहा है, आप भी बेच रही हो। पिछले दिनों आपका भी कोई कोर्स मैंने सामने आया हुआ था कोई कि ये वाला कोर्स खरीद लो, तो मैं मैंने मान खरीदने का लीजिए कहीं आपको भी ये जिक्र कोर्स ही आपको दे रही है, ये मैं सारे आपको मामला है। बताती हूँ। ठीक है, मैं आपकी वो मेंटोरशिप की बात नहीं नहीं, कर रहा, मैं मैं आपको काउंसलिंग की बताती बात हूँ। नहीं कर रहा, लेकिन जो कोर्स मैं आप पिछले बताती दिनों हूँ। मान भी बेच रही थी, क्या चक्कर है? सबसे पहले तो मैं अपनी बात करती हूँ, उसके बाद हम दूसरों पे आते हैं। मैंने जो कोर्स पिछले दिनों अनाउंस किया था 3 मंथ्स का कोर्स, उस पे मैंने बेचने का लफ्ज़ कहीं यूज़ नहीं किया। वो कोर्स मैं फ्री कोर्स करा रही हूँ। कहते सारी फ्री मैं हैं, लेकिन बताती बाद हूँ, में कोई ना कोई पैसे तो हिडन चार्जेस तो निकल आते कुछ हैं, भी वो आप भी नहीं। निकाल दोगे। मैं आपको बताती हूँ, मैंने जब वो वीडियो लगाई मुझे 25,000 लोगों की रिक्वेस्ट आई, और मेरे अच्छा, पास सिर्फ 100 सीट्स की कैपेसिटी थी। मेरे पास जगह ही इतनी थी कि मैं 100 लोगों को कैटर कर सकती थी। सही है। उन 25,000 में से 16,000 लोगों ने फॉर्म्स फिल किए, जिसके अंदर उन्होंने अपनी डिग्रीज अटैच की, अपने CNIC अटैच किया, मतलब वो वाकई सीरियस है। अब उन 16,000 लोगों में से हम लोगों ने खुद फिल्टर आउट करने थे कि वो डिग्रीज इंटरमीडिएट से ऊपर हैं। अगर तो इंटरमीडिएट से ऊपर थी तो हमने उनको ओरिएंटेशंस के लिए बुलाया, ठीक है। ओरिएंटेशंस पे जब लोग आए तो हमने उन्हें सिर्फ इतनी सी बात की कि हमें आप लोगों से सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। अब हम आपको 16,000 में से एक सीट देते हैं, हमें क्या सिक्योरिटी है कि आप 2 दिन आओ, 3 दिन आओ, बाद में छोड़ दो, किसी की सीट मारी जाए। हमने सिक्योरिटी के लिए पहले सोचा, मैं सच बता रही हूँ, पहले हमने सोचा कि हम इनसे 20-30 हज़ार रुपये लेते हैं, मंजन बेचते हैं, 20-30 हज़ार रुपये लेते हैं, और 3 महीने के एंड पे इनकी डिग्री के साथ वापस कर देंगे। मैंने कहा नहीं, इसमें आ जाएगी पैसे की बात। हमने उनसे बोला कि हम आपकी ओरिजिनल डिग्री लेंगे, अच्छा, जो आपकी ओरिजिनल डिग्री रीसेंट है वो हम अपने पास रखेंगे, 3 महीने के बाद आपको आपके सर्टिफिकेट साथ वापस कर देंगे। सही है। हमने इसमें पैसों का कहीं 0.1%, मतलब उनसे 1 रुपया भी हमने नहीं लिया। ये मैं अपनी विल पे करना चाह रही थी, ठीक है। इसके साथ मुझे मेरा गवर्नमेंट के साथ एफिलिएट प्रोग्राम था, ठीक है, मुझे गवर्नमेंट ने अलाउंस किया था, और उसको हम लोगों ने, मतलब एक इंस्टीट्यूट था जिसके साथ मैं काम कर रही थी, टैलेंट वैलीज इंस्टीट्यूट का नाम है उसका, गवर्नमेंट के साथ एक इंटरेक्शन था। गवर्नमेंट ने उनको प्राइवेट सेक्टर्स को पे करा है लोगों को ट्रेन करने के लिए, ठीक है। तो वो मैं कोर्स नहीं बेच रही थी, वो मैं लोगों को सिखा रही थी, और अभी भी वो, मतलब उसका अब यहाँ पे उसके एंटी टेस्ट हो रहे हैं, एंटी टेस्ट होगा उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सही है। कितने अर्से का कोर्स है ये? 3 मंथ्स का कोर्स है, और ये कोर्स नहीं है, इसके अंदर देखें ई कॉमर्स, मैं आपको कहती हूँ कि ये 30 मिनट में अगर मैं सिखा सकती हूँ तो 3 महीने तो बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर हम लोग प्रैक्टिकल्स कराएंगे, हम उन्हीं 100 लोगों के अंदर से ग्रुप्स बना देंगे जो अपना ब्रांड बिल्ड करेंगे, और उनको इंशाल्लाह हम लोग इन्वेस्टमेंट भी देंगे। ई कॉमर्स कैसे सिखा रही? ई कॉमर्स सिखाती नहीं, मैं आपको बताती हूँ, मैं लोगों को रोड मैप देती हूँ,
ठीक है, लोगों के अंदर विल होती है ई कॉमर्स करने की, लोगों के अंदर विल होती है अपनी ब्रांड स्टार्ट करने, लेकिन उनको पता नहीं होता कि पहला स्टेप क्या लेना है। ठीक है, तो मैं लोगों को स्टेप बाय स्टेप अब 30 मिनट की मैं एक कॉल करती हूँ फर्स्ट करें, उसके अंदर मैं उनको पूरा रोड मैप दे देती हूँ कि पहला स्टेप ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक है, जब वो सारे स्टेप्स कर लेते हैं, अब उस स्टेप के अंदर उनको जहां मेरी जरूरत पड़ती है मैं दोबारा उनसे कांटेक्ट करती हूँ, पैसे नहीं लेती। वो पेमेंट उन्होंने जो 6,000 की है, वो मुझे सिक्योरिटी उनकी आ गई है कि इस बंदे ने वाकई सीखना है। वो 6,000 उनकी सिक्योरिटी है। वो मुझसे जब चाहेंगे वो मुझसे तब राब्ता कर सकते हैं। अगर मैं बिजी हूँ, मैं डे एंड पे उनके मैसेजेस देख के, उनको लंबे लंबे वॉइस नोट करके उनके सारे कंसर्न्स होते हैं वो क्लियर कर देती हूँ। अब जो कोर्स बेचने की बात आती है, पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया कि मैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर करी थी, मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा उसमें। मैं लोगों को गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपके इंस्टीट्यूट को पैसे देते हैं, आप लोगों को सिखाएं। अब वो जो इंस्टीट्यूट को पैसे दे रहे थे, वो पैसे इतने थे कि उसके अंदर हम हद ट्रेनर्स की सैलरी दे सकते थे। हम उसके अंदर से अपना कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब देखें ई कॉमर्स के डिफरेंट जो है, वो ई कॉमर्स एक इकोसिस्टम है जो हर बंदे की एक स्पेसिफिक कैटेगरी है और उसके अंदर वो मतलब उसकी स्पेशलाइजेशन है। अब मुझे डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती, डिजिटल मार्केटिंग ई कॉमर्स का पार्ट है, वो मेरे भाई को आती है। अब वो भाई ने लोगों को सिखानी है, या हमारा एक और डिजिटल मार्केटिंग का बंदा है, वो उन लोगों को सिखाएगा, हमने उसको सैलरी देनी है। ठीक है, तो ये जो सारा इस तरह से चल रहा है, इसके अंदर मुझे उसमें भी कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन मैं लोगों के लिए करना चाह रही हूँ। तो फिर हर दूसरा बंदा क्यों कोर्स बेच रहा है? अब मैं आपको बताती हूँ, दूसरा बंदा, अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डायरेक्ट आपसे चार्ज करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने स्कूल बनाए हुए हैं, ऑनलाइन स्कूल बनाए हुए हैं, कुछ लोगों ने अब ये जैसे यूट्यूबर्स वाला आया 1500 के 5,000, वो डायरेक्ट इनकी जेब में जा रहा है। अच्छा, इन्होंने किसी को कुछ नहीं देना, इन्होंने ऑनलाइन दे देना सारा। सही है, ठीक है, आपको ऑनलाइन ये पढ़ा है, इसको पढ़ लो, पेपर पढ़े होते हैं, आप स्टडी कर लो, या आपने सीख लिया। मैं फिजिकल क्लासेस दे रही हूँ उसके अंदर, बगैर किसी पैसों के, 1 रुपया नहीं ले रही उसके अंदर। ठीक है, लोग आएंगे, बैठेंगे, सीखेंगे, वहीं पे प्रैक्टिकल करेंगे। उन्हीं 100 लोगों के अंदर से ही हम स्टार्टअप बिल्ड करेंगे और उनको इंशाल्लाह फंडिंग भी करेंगे स्टार्टअप्स की। ये मेरा प्लान है, जो मैंने आज पहली दफ़ा यहाँ पे डिस्क्लोज किया। अगर मुझे लगा कि किसी का जो आइडिया है वो इतना स्ट्रांग है, तो मैं इंशाल्लाह उसको फंडिंग भी करूंगी और खुद उसको मेंटोर करके ब्रांड बिल्ड करूंगी वहाँ पे उन 100 लोगों में से। अब मुझे ये बताएं कि आपने कभी सुना है कि वो 100 लोगों को फिजिकल जो है वो कोर्स दे रहे हैं, और वो भी पैसों के बगैर? दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। मेरा ये प्लान है कि मैंने लोगों के लिए ये कर रहा है। अब वो लोग उन्होंने जैसे ही आपने साइन अप करना है, उन्होंने आपसे कहना है 2500, 5,000, 10,000 जो है वो दे दो, तो हम आपको वो सिखा देंगे। तो आप भी पैसे कमाओ साइड पे हो? नहीं, मेरा ये प्लान नहीं है। मेरा अल्लाह का शुक्र है पैसे बनाने के और बहुत से जरिए, मैं किसी को हर्ट करके या किसी ये नहीं कि कोई मुझे पैसे दे, वो सोचता रहे यार मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं, मुझे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। ये चीज़ मुझे इन फ्यूचर जो है ना, वो कहीं ना कहीं हिट करती रहेगी कि मैंने किसी के साथ ज्यादती की है। मतलब कि आप ये समझती हैं कि जो लोग कर रहे हैं ज्यादती? बिल्कुल ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा, वैसे कोर्सेज से फ़ायदा होता है, ऑनलाइन कोर्सेज स्पेशली? आप जो कर रही हो काम ठीक है, आई बिलीव कि आप एक क्लास में आ रहे हो, जो बंदा जो घर से उठ के आप तक पहुंच रहा है, तो उसके अंदर एटलीस्ट कोई ना कोई लगन है, तो बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो कुछ करना चाह रहा है, तो वो पहुंच रहा है। वो इवन दो वो आपकी वो फंडिंग नहीं भी जीता, या वो आपके मेंटोरशिप के अंदर या वो बिजनेस वो ब्रांड एक नहीं बनाता, लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि वो 3 महीने 4 महीने इसी सिक्योरिटी के लिए सीख जाएगा। बिल्कुल इसकी सिक्योरिटी के लिए कि वो 3 महीने वहां पे रेगुलर आके सीखे, उसकी सिक्योरिटी के लिए हमने बोला कि हमें सिर्फ आपसे डिग्री चाहिए होगी आपकी, ताकि आपको पता हो कि आपकी कोई चीज तो स्टेक पे है ना। मतलब आप किसी 16,000 में से अगर आपको एक सीट मिल रही है टेस्ट पास करने के बाद, तो आपको पता हो कि भाई मेरी कोई चीज स्टेक पे है। ठीक है, अब आपने फर्ज करें ये जो कोर्सेज है, ऑनलाइन कोर्सेज है, एक बंदे ने 5,000 पे किया, ले लिया। ठीक है, वो 5,000 में उसको समझ आती है नहीं आती, वो कंटिन्यू करता है नहीं करता, वो उसका हेडेक है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब तक आपके पास एक मेंटोर नहीं है, मेरे पास मेरा भाई था, मेरे भाई के पास भी उसके टीचर्स थे। ठीक है, जब तक आपके पास एक मेंटोर नहीं है, आप एक रोड मैप के थ्रू नहीं चल सकते। और मेंटोर आपके पास वो होना चाहिए जिसने चीजें अपने एक्सपीरियंस से सीखी हो, वो नहीं जिसने जी बस बेच लिया, आ लिया, शॉपिफाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो। दिस इज नॉट द थिंग। जो बंदा खुद काम करके जीरो से आया, वो आपको बेहतर बताएगा कि आपने इस स्टेप पे क्या करना है और किन चीजों से बचना है। और ये आप जो कोर्स जो करवा रही हैं, जो गवर्नमेंट फंडेड है और 3 महीने का, 3 महीने के अंदर क्या क्या सिखा रही है? हम लोग 3 महीने के अंदर पूरा एक इकोसिस्टम सिखाएंगे, A to Z। सही है, विद प्रैक्टिकल्स। ओके, ठीक है, अगर आपकी 3 घंटे क्या क्या मॉड्यूल्स हैं? एक तो ई कॉमर्स आ गया, ई कॉमर्स है, शॉपिफाई मैं आपको बताती हूँ। इसमें सिर्फ ई कॉमर्स नहीं है, इसमें ई कॉमर्स है, AI है, वेब डेवलपमेंट है, ये सारी चीजें उसके अंदर है। सही है, ठीक है। और ई कॉमर्स जो इटसेल्फ है, उसके अंदर बहुत सारी कस्टमर सर्विस, सबसे पहला ऑर्डर टेकिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर रिटर्न्स, एक एक चीज़ की हम लोगों को किसी से बात के, अब देखें, अब मैंने जब काम शुरू किया था, मुझे तो नहीं पता ना कि कस्टमर से कम्युनिकेट कैसे करना है। ये तो मैंने विद टाइम सीखा ना कि मैंने कॉल करनी है, कस्टमर पूछा अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान अली, आपका ऑर्डर है, आपने कंफर्म करना है या नहीं करना है, ये हमने विद टाइम चीज़ें सीखी। ठीक है, अब ये जब हम प्रैक्टिकल, जब उनमें से ही 10 अगर फर्ज करें 100 लोग हैं, 100 में से हमें 3 ब्रांड्स भी, 3
इनोवेटिव आइडियाज़ मिलते हैं। 100 में से किसी का दिमाग तो चलेगा ना, ऐसे ही है। 3 हमें स्टार्टअप्स तो मिलेंगे। उन 3 को जब हम प्रैक्टिकल करा के फंडिंग करके खुद ऊपर लेके आएंगे तो उन लोगों को भी पता होगा कि हाँ भाई इन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। अब दूसरी तरफ आते हैं 5,000 जो लोग खरीदते हैं कोर्स, जो ऑनलाइन कोर्स हैं, जिनको पेपर डॉक्यूमेंट PDF मिल जाती है। मैं भी बना के दे सकती हूँ PDF, मेरे पास तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने तो 5 साल इसी काम में अपना मगजमारी की है ना, मैं तो ज़्यादा दे सकती हूँ उनको। लेकिन लोग दूसरों का एहसास नहीं करते, जो मैंने सीखा है ना, मतलब उनके पास इतना, ये यूट्यूबर्स कम पैसा है इनके पास, बहुत पैसा है, मेरे से तो करोड़ों ज़्यादा है इनके पास, लेकिन इन्होंने फिर भी यही चूज़ किया कि वो वहाँ के साथ ज्यादती करें। ज्यादती की है इन्होंने, बहुत ज्यादती की है। एक बंदा जो आपको 1500 दे रहा है, वो पता नहीं क्या, वो देखें इनके जो व्यूअर्स होते हैं ना, वो ऐसे कुछ ज़्यादातर व्यूअर्स ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जिनके पास 1500 करना भी मुश्किल होता है। अगर एक बंदा आप पे ट्रस्ट करके आपको 1500 दे रहा है, अंदर कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो वो तो आपको सारी जिंदगी कहेगा यार ये मैंने क्या कर दिया है। आपने वैसे कोर्स, आपने कोई रिव्यू किया इस तरह का कोर्स? जो नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मेरा दिल भी नहीं चाहा कि मैं कभी इनको देखूं, लेकिन मुझे रिव्यूज़ आते रहते हैं कि क्या क्या मेरे पास आते रहते हैं वैसे रिव्यूज़। उसके अंदर कुछ होता भी है या नहीं? देखिए, मैं अब जिस तरह ये यूट्यूबर्स वाला था, उन्होंने जो यूट्यूबर वाला किया होगा ना, वो बेशक उनका एक्सपीरियंस था, उन्होंने अच्छा किया होगा। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि यूट्यूबर्स ई-कॉमर्स कैसे सिखा रहे हैं, मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही। वो तो यूट्यूब पे आपको फैमिली ब्लॉगिंग भी सिखा रहे हैं। वो मैं वो कहती हूँ, वो भी बेहतरीन, वो तो उनसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता ना, फैमिली ब्लॉगिंग तो उनसे अच्छी कोई कर नहीं, वो लेकिन सिखा रहे हैं। वो भी सिखा रहे हैं कि ये फैमिली ब्लॉगिंग करनी किस तरह। अब वो सिखा रहे हैं, मैं वही कह रही हूँ कि चले फर्ज करें किसी ने फैमिली व्लॉगिंग ही सीखनी है, वो सीख ले, उन्हीं के कोर्स का पार्ट है ई-कॉमर्स, वो ई-कॉमर्स कैसे सिखा रहे हैं, जाती है, ये ज्यादती है, यही मैं कहना चाह रही हूँ आपको। खैर ईमान, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियोज No वंस अगेन, problem. और अपना कीमती टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। आई विश ऑल द बेस्ट टू द प्यारी वॉल्स एंड Thank you so much. प्यारी सेंट्स फैमिली, और उम्मीद है कि आप इसी तरह ही अगली दफ़ा जब आएंगे एक नए ब्रांड के साथ आएंगे इंशाल्लाह। और हमारे व्यूअर्स के लिए एक नए एक्सपीरियंसेस लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। थैंक यू सो मच। आपने आज के पॉडकास्ट में क्या सीखा और आप नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर किस स्टार्टअप बिजनेस ओनर को देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी